जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। दोस्तों, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में मेंशन हुआ कि बौद्धिक संपदा में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो गया है भारत। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो संरक्षण करते हैं दुनिया के 6 बड़े देश, उनमें 6वें नंबर पर भारत का भी स्थान आता है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। जब मैं इस न्यूज का एनालिसिस पूरा करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग दुनिया में 6वीं होना अपने आप में एक गौरव का विषय है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा के बारे में कि बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। साथ ही बात करेंगे भारत के रक्षा मंत्री के एक बयान के बारे में। हाल ही में दोस्तों, मनोहर पारिकर डिफेंस इंस्टीट्यूट के अंदर एक रक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य है कि वह वैश्विक ड्रोन उत्पादन केंद्र बनेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब खबरों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। सब्सक्राइब करने में बस कुछ सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद हम मोटिवेट होते हैं अगला वीडियो और रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो में शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे, जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है कि बौद्धिक संपदा में शीर्ष 6 देशों में शामिल हुआ भारत। और यहाँ पर देखेंगे रैंकिंग, तो 2023 में विभिन्न देशों की पेटेंट फाइलिंग का जो है रैंकिंग क्या है, तो सबसे ज्यादा पेटेंट फाइलिंग 2023 के अंदर किसने किया? चाइना ने। तो चाइना दोस्तों इस समय R&D पे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, और साथ ही जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी चाइना के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि अमेरिका में एक समय में बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जाता था। अमेरिका आज तो बहुत शीर्ष पर है, लेकिन अमेरिका के ही नक्शे कदम पर चल रहा है चीन। तो निश्चित तौर पे चीन जो है दुनिया में नंबर 1 है पेटेंट फाइलिंग के मामले में, और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अमेरिका, और तीसरे नंबर पर जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया, 5वें पे जर्मनी और 6वें पर है भारत। भारत ने दोस्तों 2023 में कुल जो है 64,480 पेटेंट फाइल किया है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत है, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या खास है। दोस्तों, पिछले 5 सालों के दौरान दाखिल किए जाने वाले पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग दोगुनी हो गई है, और इस तरह भारत बौद्धिक संपदा के मामले में शीर्ष 6 देशों में शामिल हो चुका है। खास बात यह है कि पहली बार भारत 3 मुख्य बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन आवेदन और ट्रेडमार्क आवेदन में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो चुका है। दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत द्वारा दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन की संख्या कुल मैंने बताया यहाँ पर 64,480 थी। पेटेंट फाइलिंग में देश की वृद्धि दर 2022 की तुलना में 15.7% थी। 2023 में दोस्तों दुनिया भर में 35 लाख से भी अधिक पेटेंट दाखिल किए गए, और यह लगातार चौथा वर्ष था जब वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में एक वृद्धि देखने को मिली है। 2023 में सबसे ज्यादा 64.40 लाख पेटेंट जो है वो चीन ने फाइल किए हैं, जो कि अपने आप में चीन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, सबसे ज्यादा पेटेंट एशिया के देशों द्वारा दाखिल किए गए हैं, और वर्ष 2023 में वैश्विक पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग में एशिया की हिस्सेदारी क्रमशः 68.7%, 66.7% और 69% रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं पहले ही बताता आपको बौद्धिक संपदा अधिकार, लेकिन जब चीजें यहाँ पर मेंशन थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो अब समझिएगा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। तो दोस्तों, यह जो है मानव मस्तिष्क द्वारा सृजन को संदर्भित करता है, यानी कि मानव मस्तिष्क जो भी उत्पादन करता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, यूट्यूब के माध्यम से सामग्री आपको तक प्रोवाइड कराता हूं, तो यूट्यूब पर जो भी सामग्री मैं प्रोवाइड कराता हूं वो मेरा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार है। मैंने अपनी बुद्धि से ये चीजें सृजित की, यानी कि ये चीजें बनाई आपके लिए। जैसे मैं ये PPT के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं,
तो ये मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको बौद्धिक संपदा अधिकार सरल शब्दों में समझ में आया होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। इसमें क्या क्या शामिल होता है, जैसे किसी वैज्ञानिक ने किसी चीज की खोज कर दी, यानी कि आविष्कार कर दिया, और किसी लेखक ने, साहित्यकार ने कोई साहित्य लिख दिया, कोई उपन्यासकार ने उपन्यास लिख दिया, और उसके बाद कलात्मक कार्य, किसी कलाकार ने कुछ बड़ी पेंटिंग बनाई जो उससे पहले किसी और ने नहीं बनाई थी। ठीक है, डिजाइन कोई हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई नाम हो गया, और वाणिज्य के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली छवियां हो गई। ये सब बौद्धिक संपदा अधिकार के अंदर शामिल किए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों, एक व्यक्ति को पेटेंट इस पर दिया जाता है, यानी कि पेटेंट का अर्थ ये होता है कि उस व्यक्ति ने जिस चीज का जो है आविष्कार किया है, अब इसके अलावा इस चीज का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, यानी कि कोई और नहीं बता सकता कि मैंने इसकी खोज मैंने की है। ठीक है, तो जैसे वाटसन और क्रिक ने जो है दोस्तों डीएनए की खोज नहीं की थी। ठीक है, डीएनए की खोज उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में पता चला, इनको क्या हुआ, इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया था। जो है कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है उसके लिए वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया था, जबकि इसको इन्होंने खोजा नहीं था। ठीक है, तो आई होप आपको मोटा मोटा जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो समझ आया होगा। अब दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसको संरक्षण देता है एक संगठन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको मैंने आगे भी समझाया हुआ, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1967 में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के रूप में की गई, यानी कि यूनाइटेड नेशन की ये एक एजेंसी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक जिनेवा स्थल है, जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड का, और स्विट्जरलैंड ये यूरोप का देश है। स्विट्जरलैंड के बारे में आई होप सभी ने सुन रखा होगा। वहां पर जाने का सबको शौक है, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जिनको नेचर पसंद है, वे स्विट्जरलैंड जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर WIPO का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसका प्रमुख जो काम है वह है बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देना। ये दुनिया भर के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, तो आई होप न्यूज़पेपर की कटिंग में जो कुछ था काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए एक न्यूज़पेपर की कटिंग और डिस्कस करते हैं, जिसमें भारत को ड्रोन उत्पादन का विनिर्माण केंद्र जो है हब बनाने के लिए रक्षा मंत्री जिसमें बात कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो है एक रक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री जी की जो है संबोधन है उसमें से लिया गया है। तो देखिए, संबोधन के अंदर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ड्रोन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना भारत का लक्ष्य है। ठीक है, बनना भारत का लक्ष्य है। भारत अब आने वाले समय में ड्रोन उत्पादन के मामले में दुनिया भर में जो है हब बनने वाला है, क्योंकि भारत सरकार जो है इसको बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार को अब समझ में आया है कि जो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारे विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो कि चीन जो है इस समय दुनिया में जो नंबर 1 चल रहा है और अमेरिका को उसकी इकोनॉमी टक्कर देने वाली है, वो जो है उसकी विनिर्माण क्षेत्र की बदौलत ही है। तो भारत को अब जो है इस सरकार को विनिर्माण क्षेत्र का जो महत्व है वो समझ में आया हुआ है। तो आइए यहाँ पर देखिएगा, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में संबोधन कर रहे थे रक्षा मंत्री जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उभरती हुई रक्षा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने अनुकूल प्रतिरक्षा अडेप्टिव डिफेंस का दृष्टिकोण अपनाया है। इसकी व्याख्या रक्षा मंत्री जी ने कहा कि किसी घटना का सिर्फ जवाब भर देना नहीं, बल्कि हो सकने वाली घटना का अनुमान लगाना और उसके लिए पहले से तैयारी करना होता है अडेप्टिव डिफेंस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रक्षा मंत्री जी ने विभिन्न मुद्दों को इसके अंदर शामिल किया, जैसे भारत को आत्मनिर्भर रेजिलियंस इंडिया की बात की, मेक इन इंडिया की बात की रक्षा मंत्री जी ने। ठीक है, और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की समझ को पूरी तरह से दुनिया भर में युद्ध अब बदला जा चुका है। युद्ध देखिए अब ग्राउंड पे कम लड़ा जाता है। जो हमारी थल सेनाएं होती हैं, आर्मी होती है, वो युद्ध के अंदर कम इन्वॉल्व होती है। अब ज्यादातर युद्ध वायु सेना के साथ लड़ा जाता है, और यदि आपके पास जल क्षेत्र है तो जल सेना यानी कि नेवी के माध्यम से लड़ा जाता है। अर्थात कहें तो सीधा सीधा तकनीक का समय आ गया है। तो अब तकनीक जिसकी स्ट्रांग होगी वही युद्ध में विजेता बनेगा। तो इसके महत्व को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री जी ने ड्रोन के उपयोगिता पर बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ड्रोन हमारे आने वाले वर्षों में रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
और राजनाथ सिंह जी ने आगे जो भी कहा ये चीजें मेंशन है, मैं इसको विस्तार पूर्वक डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, उसके बाद इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ चलिए। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं और उसको विभिन्न जो उसके पेटेंट, औद्योगिक फाइलिंग, डिजाइन, ये सब क्या होती है उसको समझाते हैं। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर ड्रोन का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, ड्रोन के प्रकार क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर क्या होता है। तो आईपीआर समझेंगे आसानी से। वैसे तो हम न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार में विस्तार पूर्वक आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यूपीएससी का अगर आप कभी मेंस लिख रहे हो या यूपी पीसीएस का मेंस लिख रहे हो, कोई भी राज्य के पीसीएस का मेंस लिख रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का सवाल आता हो, तो यहां से आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो दोस्तों ये ऐसा अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए बौद्धिक कार्य जैसे कि आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम इत्यादि पर उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप आपको आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अभी तक समझ में आ गया होगा। तो अब इसका उद्देश्य भी देख लीजिए। तो इन कार्यों के मूल निर्माता को उनका उचित श्रेय दिलाना और लाभ प्रदान करना। ठीक है, और बौद्धिक संपदा अधिकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो प्रकार भी हम समझ लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए कभी आपको कोई कहे कि यार लेखक बन जाओ भाई, आप लेखक बन जाओ और कहानियां और उपन्यास लिखा करो, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, यार लेखक मैं बन तो जाऊं, लेकिन क्या लेखक की उतनी कमाई हो पाएगी जिसमें मेरी आजीविका चल सके? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो पाएगी। देखिए कभी आपने एक किताब उपन्यास लिख दिया बहुत प्यारा सा, ठीक है, जो कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। यूपीएससी के क्षेत्र में देखेंगे तो नीलोत्पल मृणाल का एक उपन्यास है डार्क हार्स। डार्क हार्स उपन्यास कितना ज्यादा पढ़ा गया और कितना ज्यादा बिका डार्क हार्स, और डार्क हार्स उपन्यास को बिकने वाली प्रत्येक प्रति का क्रेडिट जो है और प्रत्येक प्रति का पैसा जो है उसका एक निश्चित अमाउंट उनके लेखक नीलोत्पल मृणाल जी को भी जाता है और वो हमेशा जाता रहेगा। ये होता है रॉयल्टी। ठीक है, क्योंकि जो डार्क हार्स उपन्यास है वो नीलोत्पल मृणाल जी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका क्या है, साहित्यिक जो है उनका निर्माण है उनके दिमाग का। तो इसलिए उनको जो है सर्टेन अमाउंट उस बुक का तमाम डीलर, ठीक है, और जो एक पब्लिशिंग हाउस होता है वो उनको देता रहता है। ठीक है, या फिर एक सर्टेन अमाउंट उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो लेखक की कमाई ऐसे हो जाती है। ये उदाहरण मैंने आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार समझाने के लिए दिया। ठीक है, तो अब आइए पेटेंट जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए ये पेटेंट होता है, पहला पेटेंट। तो पेटेंट क्या होता है, यह आविष्कारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो नई प्रक्रिया, उत्पाद या तकनीक के लिए आप आविष्कार करते हैं उसके लिए आपको पेटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, कि इसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, इस चीज का यानी कि इस खोज का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। किस वे में, कोई अपना इसे नहीं बता सकता, इस्तेमाल तो आपकी खोज का लोग करेंगे ही। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कॉपीराइट। यह साहित्यिक, संगीत, कला, फिल्म, सॉफ्टवेयर आदि कार्यों पर अधिकार प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये YouTube वीडियो जो आप देख रहे हैं, यदि इसे कोई और व्यक्ति अपना बताना चाहे तो मेरे YouTube की तरफ से एक कम्युनिटी गाइडलाइंस उसको जाएगी कि आप संदीप जी के YouTube चैनल कंपटीशन वॉर के इस सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और इसे आप अपने चैनल से फटाफट डिलीट कर दीजिए, नहीं आपके चैनल को कॉपीराइट चला जाएगा और कॉपीराइट स्ट्राइक चली जाएगी कि आप दूसरे के कंटेंट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप कॉपीराइट समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और देखते हैं कि और क्या प्रकार होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के। देखिए नेक्स्ट होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये एक व्यापारिक पहचान होती है। आप जानते होंगे ट्रेडमार्क के बारे में, ये किसी व्यापारिक उत्पाद का नाम, प्रतीक और लोगो आदि पर जो है इन्हें ट्रेडमार्क दिया जाता है। जैसे मेरे YouTube चैनल का एक लोगो है जिसमें कंपटीशन वॉर राउंड सर्किल में लिखा हुआ है, बीच में CW लिखा हुआ है, नीचे जो है उस सर्किल को कंप्लीट करते हुए क्या लिखा हुआ है, LP ग्रुप।
ठीक है, तो ये मेरा लोगो हो गया, इस पर मुझे ट्रेडमार्क मिल जाएगा कि ये लोगो आपका ही है। ठीक है, तो आई होप ट्रेडमार्क आपको भी समझ में आया होगा। अब देखिए डिजाइनिंग अधिकार, डिजाइन राइट्स क्या होता है? ये किसी उत्पाद के दृश्य स्वरूप पर अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिजाइन भी समझ में आया होगा। और भौगोलिक संकेतक, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या होता है? किसी विशिष्ट स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। अभी दोस्तों हाल ही में तिरुपति के लड्डू बहुत फेमस हुए थे कि उसमें गाय का चर्बी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा आया था। तो अब क्या होता है कि उस विशिष्ट स्थान का जो लड्डू है तिरुपति का, उस पर जो है तिरुपति के लड्डुओं को भौगोलिक संकेतक नाम का एक टैग प्रदान किया जाता है, जिसे जीआई टैग कहते हैं। ठीक है, तो वहां के जो लड्डुओं की विशेषता बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी उत्पाद को जीआई टैग घोषित कर दिया जाता है तो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर उसका जो बिक्री है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में अयोध्या के भी जो राम मंदिर है वहां के लड्डुओं को भी जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार का एक प्रकार है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से बौद्धिक संपदा अधिकार समझ आया होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम के अंदर कभी डिस्क्रिप्टिव में आपसे 100-200 शब्दों में, 250 शब्दों में पूछा गया बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, तो आप आराम से लिख पाएंगे। अब देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार को दुनिया भर में जो संगठन संरक्षण प्रदान करता है उसके बारे में भी देख लीजिए। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार और देखते हैं। तो बौद्धिक संपदा संगठन, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म वीपो बोल देते हैं, वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि बौद्धिक संपदा से जुड़े नियमों को प्रोत्साहित, संरक्षित और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन का, यूएन का ही एक अंग है। ठीक है, यूएन की वैसे कई बॉडीज हैं, उसी तरह से वीपो भी एक यूनाइटेड नेशन का संगठन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर वीपो का ऑफिस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसका काम वाम क्या है। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना है 1967 में हुई, 1967 में। इसका मुख्यालय मैंने बताया था जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, और वीपो के सदस्य देश मिलकर के दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकारों को एक समान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वीपो का, वो है नवाचार को बढ़ावा देना, रचनात्मकता की रक्षा करना और बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं पर समन्वित नीति तैयार करना। ठीक है, तो आई होप बौद्धिक संपदा अधिकार जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वीपो, उसके बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आइए अब ड्रोन के बारे में थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर के इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल कहां कहां होता है। तो भैया ड्रोन का इस्तेमाल आप ऐतिहासिक इमारतों की 3D मैपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही ई कॉमर्स के लिए डिलीवरी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा वगैरह जो सामान डिलीवर करते हैं। आप देखते हैं डिलीवरी एजेंट आते हैं, डिलीवरी बॉयज आते हैं, या स्विगी मार्ट से आप कुछ मंगाते हैं, डिलीवरी बॉयज आते हैं खाना वाना लेकर के, अब आपका जो भी सामान लेकर आते हैं। तो अब क्या है, दुनिया के अमेरिका जैसे जो पश्चिमी देश हैं उनमें तो ड्रोन का इस्तेमाल डिलीवरी के लिए होने लगा है, लेकिन अब भारत के अंदर भी कहीं कहीं इस तरह की चीजें आपको आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगी, और इवन की कुछ कंपनियों ने ड्रोन से डिलीवरी स्टार्ट भी कर दी है। ठीक है, और तीसरा इस्तेमाल आपको मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर किया जाता हुआ देखा गया है। वो आप सभी जानते हैं कि ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उसके हेड थे कासिम सुलेमानी, जिसको एक ड्रोन अटैक के अंदर अमेरिका ने मार दिया था। तो इस ड्रोन का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान भी किया जा सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल किसी जो है आपदा की परिस्थितियों में रेस्क्यू करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा भी निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। आप सब जानते होंगे, आप सब अखबारों में सुनते होंगे कि पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए ड्रोनों को मार गिराया गया भारतीय सेना द्वारा। तो ड्रोन क्या है, सर्विलांस के अंदर भी काम आते हैं। साथ ही कृषि क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव करना, कृषि की मैपिंग करना, फसल की मैपिंग करना, उसके लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारत सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना चली है, जिसमें महिलाओं को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिससे महिलाओं का
स्वावलंबन होगा, उनकी आजीविका सुनिश्चित होगी और अर्थव्यवस्था में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ठीक है, देखिए यहाँ जंगली जानवरों की निगरानी करने के लिए जैसे शेर और चीता की जनसंख्या आपको प्राप्त करनी है किसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर या देश के अंदर, तो आप उसका ड्रोन का इस्तेमाल करके ये चीज कर सकते हैं। साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल शादी विवाह समारोहों के अंदर आपको जरूर देखने को मिलता होगा, इससे तो आप लोग परिचित ही हैं। ठीक है, तो आई होप ड्रोन का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है या होता है वो आपको समझ आया होगा। दोस्तों वजन के आधार पर ड्रोन 5 कैटेगरी के होते हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन यहाँ पर होते हैं। तो आई होप दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में होंगे इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल गया होगा कहीं अपनी बात रखने के लिए, कहीं पर मेंस के दौरान आंसर राइटिंग करने के लिए, और अगर आप किसी परीक्षा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको यहाँ से ठीक ठाक कंटेंट मिल गया होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा चैनल, मेरे वीडियोस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीजों का मटेरियल एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इस विषय से संबंधित जो है बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।